हमारे चैनल द ई लर्निंग स्कूल का सचिन हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था जो हमारी पृथ्वी यानी कि धरातल है उस पर किन किन फोर्स के कारण चेंजेस होते हैं। तो उसी में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है धरातल के रूप बदलने वाले कारक यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर दो फोर्स के कारण चेंजेस होते हैं। एक फोर्स धरातल के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनली फोर्स यानी कि आंतरिक बल, और एक बल धरातल के ऊपरी भाग में कार्य करता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। भूपटल पर इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो आंतरिक शक्तियां इंटरनल फोर्सेज हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी, वोल्केनो और अर्थक्वेक, उनके कारण क्या होता है पर्वत समुद्र की लहरें पृथ्वी की धरातलीय संरचनाओं को काट छाट कर क्या कर देती हैं, समतल बना देती हैं। पृथ्वी की बाह्य शक्तियां जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो भूतल के ऊपर तोड़फोड़ की जाती है, यानी कि जो अब ये समतल हो गया है जो इस पर काटछीट होगी तोड़फोड़ होगी वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण होगी, जिससे टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की क्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनाच्छादन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उसको डेनुडेशन कहते हैं। यानी कि जो आपकी ये धरातल पर तोड़फोड़ हुई है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा करने की यानी जो प्रोसेस है उसको कहलाता है आपका डेनुडेशन। अनाच्छेदन के अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण तीनों क्रियाओं का सम्मिलित किया जाता है। अपक्षय यानी कि वैधन और अपर्दन यानी कि जो हमारी इरोजन होती है। ऊंचे भाग को अपक्षय और अपर्दन क्रिया द्वारा समतल मैदान में बदलने की क्रिया होती है, यानी जो आप ये देख रहे हैं ये इस तरीके से ऊपर खापर हो गया तो जो उसको ये प्लेन करेगा तो वो प्लेन करना क्या कहलाता है, आपका वैदरिंग कहलाता है। तो आइए चलो हम वैदरिंग को ही पहले शुरू करते हैं। तो वैदरिंग क्या होती है कि ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती फूटती रहती है। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी अपक्षय, यानी कि वो वैदरिंग कहलाती है। इसमें टूटे हुए टुकड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता। अपक्षय के कार्य में टेम्परेचर, रेन का वाटर, पाला, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव का हाथ रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो आप ये धरातल पर जो भी चेंजेस होंगे, ये कार्डशीट बनकर जो भी पत्थर बन जाएंगे ये अपने स्थान पर ही रहेंगे, यानी कि यहीं पर ही जमा हो जाएंगे। यही आपका वैदरिंग कहलाता है। तो वैदरिंग के हमारे तीन टाइप्स हैं, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। भौतिक यानी कि फिजिकल, रासायनिक यानी केमिकल और जैविक यानी कि बायोटिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल वैदरिंग। चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती है, जैसे कि आप चट्टानें देख रहे हैं कि किस पर गर्मी पड़ गई, फैल गई। जब ये फैल गई तो रात क्या हुआ, तापमान आपका डिक्रीज होता है, कि टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण इसमें क्या होता है कि चट्टानें कमजोर पड़ने लगती है और वो टूट जाती है, ये ब्रेक हो गई। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं, आपने घरों में लालटेन देखी होगी तो जो जलती है तो जो कांच का शीशा होता है वो अंदर से गर्म होता है, अगर आप उसको बाहर से पानी के छींटे मारोगे तो जो शीशा है वो चिटक जाएगा। इसी प्रकार चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती है। हवा भी अपने प्रभावों से चट्टानों को तोड़फोड़ देती है। चट्टानों के इस प्रकार टूटने को भौतिक अपक्षय यानी कि फिजिकल वैदरिंग कहते हैं। तो फिजिकल वैदरिंग क्या होगी, जो भी आपके एक्सटर्नल जो भी एलिमेंट होंगे, टेम्परेचर, एयर वगैरह, वो सब उन चट्टानों को तोड़फोड़ कर देंगे, यही आपकी फिजिकल वैदरिंग कहलाती है। नेक्स्ट आती है आपकी केमिकल वैदरिंग। इसमें क्या होता है, चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क में इन तत्वों में क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। इसी परिवर्तन से क्या होता है, जो शैल होती है वो उनके जो चट्टानों के बंधन होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, और रासायनिक प्रक्रिया से चट्टानें क्या होती हैं, वो टूटने लगती हैं। कहना है मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं कि चट्टानों में बहुत से खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे ही वो पानी के संपर्क में आते हैं तो जो शैल होती हैं वो यानी कि पत्थरों की चट्टान होती हैं, वो जो बंधन होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, इसी कारण से चट्टानें टूट जाती हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। ये रासायनिक क्रिया द्वारा टूटा है वो, तो क्या कहला है, केमिकल वैदरिंग। जैसे कि वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि लोहे में क्या होता है, जंग लग जाता है, बाद में यह जंग लोहे की परत को ढीला करके अलग कर देता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब जंग लग जाता है तो उसमें पकड़ी सी जम जाती है लोहे की, तो जो पकड़ी जम जाती है तो आपने देखा उसको अलग करते हैं तो क्या होता है, जो नीचे का लोहा है वो थोड़ा सा घिस जाता है, यानी कि वो कम हो जाता है। यही आपका रासायनिक अपक्षय यानी कि यही आपका केमिकल वैदरिंग है। फिर आपका आता है जैविक अपक्षय, जिसको कहते हैं बायोटिक वैदरिंग। इसमें क्या होता है, पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानें क्या होती है, वो कमजोर हो जाती हैं। जैसे कि जंतुओं द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खाने यानी जो माइंस होती हैं उनको खोदना, सड़क बनाना और आपकी ये सुरंग बनाना आदि।
इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा द्वारा उड़कर बीज गिर जाते हैं तब वहां पौधे उगने लगते हैं और धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेने पर उसकी जड़ें चट्टानों को कमजोर कर देती है। ये आपकी कहलाती है जैविक अपक्षय यानी बायोटिक वेदरिंग। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये वर्षा हुई, वर्षा के कारण क्या होगा कि हवा कहीं से बीज उड़ाकर ले आई, तो वो बीज क्या हो गए, वो इन पत्थरों में जमा हो गए। तो इन पत्थरों में जमा होने से क्या हुआ, जैसे वर्षा की फुहार पड़ी तो वो जो बीज थे उन्होंने किसका रूप ले लिया, उन्होंने एक वृक्ष का पेड़ बन गया, उन्होंने पौधा बना, पौधे से वो वृक्ष बन गया। अगर पौधा बनाया तो उसकी जड़ें हैं वो कहाँ फैलेंगी, वो कहीं नीचे तो फैलेंगी। तो उन जड़ों के कारण से क्या होता है, चट्टानें टूटने लगती है। इन चट्टानों के टूटने का कारण ही क्या है, यही आपकी बायोटिक वेदरिंग है। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि फिजिकल वेदरिंग जो होती है वो फिजिकल होती है, केमिकल रिएक्शन से होती है, और जो जैविक होती है वो बायोटिक वेदरिंग होती है, जिसमें जंतु, जीव, जानवर और हम भी शामिल होते हैं। फिर आपकी अपरदन जो कहते हैं इरोजन। जब प्रवाही जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियां चट्टानों में तोड़फोड़ करती हैं तो परिवहन द्वारा उन्हें दूसरी जगह ले जाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को अपरदन कहते हैं। इसमें कटाव और बहाव की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। यानी कि जैसे कि आपने क्या देखा कि पानी क्या हुआ, पानी का आता, वो जो मिट्टी होती है, मिट्टी को एक स्थान से वो दूसरे स्थान तक ले गए। यानी कि आपकी चट्टान है, पानी बार बार बह रहा है तो उसने क्या किया, चट्टान को तोड़ना शुरू कर दिया। तो जब इस चट्टानों में तोड़फोड़ हुई तो उन्होंने क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाकर जमा कर देगी। यही आपकी इरोजन कहलाती है। जबकि जो अपक्षय होते हैं, जो वेदरिंग होती है, उसमें जो चट्टानें होती हैं अपने स्थान से कहीं नहीं जाती, वो वहीं पर रहती है। लेकिन अपरदन में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। यही डिफरेंस है आपका इरोजन और वेदरिंग में। अधिक वर्षा होने पर जल के साथ मिट्टी की ऊपरी परत भी बह जाती है। आपने देखा होगा कि बारिश वगैरह में क्या होता है कि मलबा जो होता है, जो वही मिट्टी होती है, वो बहकर चली जाती है पानी के साथ। तो यह भी आपकी अपरदन की क्रिया जो क्या कहलाती है, आपकी मृदा अपरदन कहलाती है। इसके द्वारा मिट्टी की जो उपजाऊ परत है वो क्या होती है, वो बह जाती है। अपरदन एक गतिशील क्रिया यानी कि कैसी है, ये आपकी काइनेटिक प्रोसेस है। यह अपक्षय से भिन्न है, यानी कि जो आपकी वेदरिंग होती है उससे डिफरेंस है। अपरदन के लिए अपक्षय आवश्यक नहीं है। दोनों क्रियाएं एक साथ अथवा अलग अलग हो सकती हैं। अपक्षय अपरदन में सहायक हो सकता है परंतु अपरदन का भाग नहीं है। कहने का मतलब यह है जो आपकी वेदरिंग है वो इरोजन में हेल्प तो कर सकती है लेकिन वो उसका पार्ट नहीं है। यानी कि वेदरिंग अलग है, इरोजन अलग है। उसके बाद आपकी आती है जो तीसरी कंडीशन है, यानी जो हमारा तीसरा है वो कहलाता है आपका डिपोजिशन। तो डिपोजिशन क्यों बोलते हैं, इसको बोलते हैं निक्षेपण। निक्षेपण में क्या होता है, अपरदन का परिमाण ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो उनके द्वारा भाकर लाए जा रहे मलबों को किसी एक स्थान पर एकत्रित कर, यानी कि कहीं हमने एक स्थान पर उसको जमा कर लिया तो वो क्या कहलाए, वो आपका डी पोजीशन कहलाए। कहने का मतलब ये है जब आपका इरोजन हुआ, चट्टाने कट के जो ये पानी वगैरह थी, वर्षा का पानी था, नदी वगैरह थी, जो मिट्टी थी वो उसको क्या किया, उसको बहाकर ले गया। लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड कम हुई, स्पीड कम होने के कारण क्या हुआ, इसका डिपोजिशन होना शुरू हो गया, यानी कि एक जगह पर जाकर जमा होना शुरू हो गया। तो जो मलबा है वो एक स्थान पर जब जाकर जमा हो जाता है, यही आपका निक्षेपण कहलाता है। आई होप आपको तीनों के तीनों समझ में आएंगे। वेदरिंग तीन टाइप की होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोटिक। उसके बाद इरोजन, यानी कि क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है वो अपने स्थान से कहीं नहीं जाती। इरोजन में क्या होता है वो अपने स्थान से दूसरी जगह चली जाती है। और डिपोजिशन क्या होता है, जो इरोजन के कारण जो हमारा मलबा वगैरह बहकर चला गया था उसका वेग कम हो जाता है, वो एक स्थान पर जाकर जमा हो जाती है, वो आपका कहलाता है डिपोजिशन। उसके बाद आता है आपका प्रवाहित जल। जल का बहता रूप क्या होता है, वो नदी या सरिता कहलाता है। नदी का अपरदन कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि ये जो नदी है सबसे ज्यादा मिट्टी बहाकर लाती है। नदी का अपरदन कार्य नदी के ढाल, जल की मात्रा तथा उसके वेग पर निर्भर करता है। यानी कि जो उसका वो किस ढाल से गिर रही है, जल की मात्रा कितनी है, डेंसिटी कितनी है उसके अंदर, और उसका जो स्पीड है वो कितनी है। इसलिए नदियां पर्वतीय भागों में अधिक अपरदन करती है, क्योंकि पर्वतीय भाग कैसे होते हैं, वो उबड़ खाबड़ होते हैं। इसके विपरीत मैदानी और डेल्टाई भागों में अधिक निक्षेपण द्वारा विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करती है। कहने का मतलब ये है जो अपरदन होता है वो मैक्सिमम आपका वो पर्वतीय एरिया में होता है, लेकिन जब ये मैदान में डेल्टाई भागों में आ जाती है तो वहां पर डिपोजिशन ज्यादा होता है, यानी कि वहां पर जमाव ज्यादा होता है। उसी कारण से आपको डिफरेंट जो हमारी जो ये भू आकृतियां उनका निर्माण होता है। तो जो नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती, जैसे कि आप ये पर्वत देख रहे हैं तो इसने क्या किया, इसने अपनी तली को काटकर क्या कर दिया, उसको गहरा कर दिया। इसे अंग्रेजी के अक्षर बी आकार की घाटी का निर्माण हो गया। तो आपने देखा कौन सी आकृति बन गई, ये आपकी वी शेप बन गई।
जहां भी आकार की घाटी गहरी और संकरी हो जाती है, ये और भी गहरी और संकरी हो गई तो ये कहलाती है आपकी गॉर्ज। क्या कहलाई वो आपकी गॉर्ज कहलाई। तो ये जो ये अपर होता है ये आपका पर्वतीय भागों में होता है। इनके किनारे आप देख रहे होंगे खड़े ढाल के हैं और ये वी शेप बनाते हैं। भारत में जो हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां क्या करती हैं, वो गॉर्ज ही बनाती है। तो भारत में कौन सी बनाती है हिमालय पर्वत में, सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के गॉर्ज दर्शनीय हैं। उसके बाद आपका आता है जलप्रपात। जब नदी के रास्तों में मुलायम चट्टानों की परतें मिलती हैं तो नदी का जल मुलायम चट्टानों को जल्दी काट डालता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके सामने कोई हल्की सी चीज है, वो भारी प्रेशर से कोई चीज आ रही है तो उसको क्या कर देगा, उसको वो तोड़ देगा या काट छीट कर देगा उसके अंदर। जब कठोर चट्टानें मिलती हैं तो नदी का जल उन चट्टानों को जल्दी नहीं काट पाता, तो क्या करता है, वो ऐसे अपना रास्ता बना के साइड से निकल जाएगा। कटाव के इस अंतर के कारण नदी की तलहटी ऊंची और कैसे जाती है, नीची हो जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ऊंची और ये नीची हो गई। जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो वो क्या कहलाता है, वो आपका जलप्रपात कहता है, इसको बोलते हैं वाटरफॉल। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो दक्षिण अमेरिका का वेनेजुला का एंजल है। तो वेनेजुला कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में, यानी जो अमेजन वाला एरिया का ब्राजील वाला एरिया, और उसमें जो जलप्रपात का नाम है वो है एंजल। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो वो वेनेजुला का एंजल है। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात है, जैसे कि ये जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जोग जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर बना है, तो वो शरावती नदी पर बना है। एक है आपका कावेरी नदी पर, वो शिव सुंदरम में। शिव सुंदरम कौन सी नदी पर बना हुआ है, वो कावेरी नदी पर है। नर्मदा नदी पर कपिल धारा और धुआंधार वाटरफॉल है, ये आपकी कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर। तो जो आप ये रेड रेड में तीनों देख रहे हैं ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जोग जो वाटरफॉल है कौन सी नदी पर, वो शरावती पर है। शिव सुंदरम कावेरी नदी पर है और कपिल धारा और धुआंधार वो आपका नर्मदा नदी पर है। अब जब पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे मैदानों में उतरती है तो उसकी गति थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि ढाल कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, नदी सीधे मार्ग पर न चलकर अब वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने लगती है। ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जो वो चलने लगी तो यही क्या कहलाए आपके, यही आपके विसर्प यानी कि मेन डर कहलाए। विसर्प यानी कि आप ये देख रहे हैं थोड़ी सी सांप की तरह चल रही है, तो ये क्या कहलाई, ये आपकी विसर्प यानी कि मेन डर कहलाई। नदी के सागर में गिरने के पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। नदी के मलबे का निक्षेप यानी कि डिपोजिशन होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे डेल्टा कहते हैं। यानी कि जब ये समुद्र में गिरने लगती है तो क्या होता है, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होने लगती है और ये जगह जगह पर ऐसे अपने मलबे जमा देती है। तो ये जो मलबे जम रहे हैं ये क्या कहलाए, यही आपके डेल्टा कहलाते हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। आई होप आपको समझ में आया। तो डेल्टा क्या होते हैं कि जब नदी सागर में गिरने वाली होती है तो क्या करते हैं, नदी के मलबे की जो स्पीड होती है इसकी रिवर की, वो थोड़ी कम पड़ जाती है। इसके कारण क्या होता है, जो बहाकर मिट्टी वगैरह लाती है तो वो उनका डिपोजिशन की निष्पेक्षण होना शुरू हो जाता है। उस कारण से वो क्या कहते हैं, वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, वो जब जाकर समुद्र में वो मिलती है। तो यही धीमा पड़ना क्या कहलाया इसका, यही आपका डेल्टा कहलाता है। तो संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। तो भूमिगत जल, अब आप बात करेंगे धरातल का जो जल होता है, वर्षा का कुछ जल चट्टान और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती हैं जिसमें जल रिस कर चट्टान के भीतर पहुंच जाता है और रासायनिक अपक्षय केमिकल वैदनिंग करने के कारण क्या होता है, चूने को घुला कर दूर बाहर ले जाता है, जिससे पहाड़ी में क्या होती है, गुफा या सुरंग बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वर्षा का जल मिट्टी में प्रवेश कर जाता है तो चट्टाने के अंदर चूने के होते हैं, चूने के पत्थर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया द्वारा जो चूने का पत्थर है उसको घोलकर वो दूर ले जाती है। तो उसमें क्या हुआ, पहाड़ों में क्या बन गई, पहाड़ों में आप देखेंगे तो उसमें सुरंग बन गई। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये चूने के पत्थर के कारण क्या हुआ, ये जब नदी वगैरह आई पानी आया तो उसको बहाकर ले गया, तो इसमें क्या बने, इसमें आपकी ये सुरंग बन गई। नीचे वाली सुरंग की छत पर जहां पानी टपकने से चूना जमा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे स्टेलेकाइट कहते हैं। यानी कि छत पे आप चूने के ये देख रहे हैं चूना जमा हो गया, तो ये क्या कहलाया, ये आपका स्टेलेकाइट कहलाया। स्टेलेकाइट के ठीक नीचे गुफा की सतह पर एक खंबे जैसा आकार का, जैसा कि आप ये देख रहे हैं खंबे जैसी आकार का, ये जिसका नीचे का आधार क्या था, वो चौड़ा होता है और ऊपर का भाग पतला होता है, बन जाता है, ये कहलाता है आपका स्टेलेमाइट। क्या कहलाता है आपको, ये स्टेलमाइट कहलाता है। स्टेलमाइट यानी कि ये तो आपका कहलाया स्टेलेक्टाइट और ये कहलाया आपका स्टेलमाइट। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये आपस में मिलने लगते हैं, इन दोनों के मिलने को कहते हैं आपके हेलेक्टाइट कहते हैं।
तो वो जो आपका चूना छत पर जमा हुआ तो वो तो कहलाया आपका स्टैलकाइट, और जो नीचे जमा हुआ वो कहलाया आपका स्टैलग्माइट, और जो दोनों मिल गए तो वो कहलाया आपका हेलेक्टाइट। चूने की चट्टानों वाले क्षेत्र में ऐसी आकृतियां पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं क्रास्ट स्थल कहते हैं। तो क्रास्ट स्थल कहां पाए जाते हैं, जहां पर चूने की चट्टानें होंगी वहां पर ही आपको शेप देखने को मिलेगी, यानी कि वो जो नदी होती है वो चूने का रिस रिस टपकने लगता है तो वहां पर वो सुरंग बना देती है। जो ऊपर वाली छत होती है उसको कहते हैं स्टैलेक्टाइट, जो नीचे वाला धरातल होता है उसको कहते हैं स्टैलेग्माइट, और जो दोनों मिल जाते हैं वो कहलाते हैं आपके हेलेक्टाइट, और ऐसे करते वो कहते हैं क्रास्ट। फिर आते हैं हिमानी। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बड़ा हिमखंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी या हिमनद यानी कि ग्लेशियर कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी यमुना निकलती है। तो जो वो हिमखंड है वो पर्वतीय भागों से क्या हुआ, वो फिसल के नीचे आ गया, यानी कि ढाल से खिसकना शुरू हो गया, तो वो क्या कहलाया आपको, वो हिमानी कहलाया, ग्लेशियर कहलाता है। पहाड़ी भाग में हिमानी सपाट चौड़ी खड़ी ढाल वाली घाटियों का निर्माण करते हैं। इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार होता है यू शेप का। पहली बनी वी आकार की घाटी को हिमानी यू आकार की घाटी में बदल देती है। जो पहली ये बनी थी और जब उसमें क्या हुआ, आपका 3 वेग से यानी मैक्सिमम स्पीड के साथ आपका जो ये ग्लेशियर पिघला पानी की रफ्तार के साथ, जो ये वाली शेप थी ये भी काटनी शुरू हो गई। ये कट के क्या बना दिया इसने आपकी यू शेप की चट्टान बना दी। इसका ढाल खड़ा तथा तल कैसा होता है, वो चौड़ा होता है। जब हिमानी चट्टानों को घसीट कर उसके चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देती है तो इन्हें हिमोर यानी कि मोरेन कहा जाता है। अब आते हैं पवन के बारे में। हवा एक स्थान से रेत उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। जब ये चट्टानों से टकराती है तो धूल के कण चट्टानों पर टकराकर उन्हें कुरेदते हैं, जिससे अपरदन की क्रिया होती है, यानी कि इरोजन होता है। यानी कि जो हवा थी उसने क्या किया, उसने धूल मिट्टी को उड़ाकर वो ले गई, लेकिन जो चट्टानों से टकराए तो धूल के कण क्या हुए, वो जो उसके चट्टान को क्या करते हैं, टकराने के बाद उसको कुरेदना शुरू कर देते हैं। ये क्या कहलाती है, ये अपरदन की क्रिया कहलाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार का अपरदन अधिक होता है। बाली का स्तूप जो हमें मरुस्थल में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तो पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हीं बालू का स्तूप कहते हैं। जो ये टीले होते हैं हमारे रेत के मरुस्थल के अंदर, यही आपके बालू का स्तूप कहलाते हैं। तो यानी कि जो पवन होती है, जो रेत धूल वगैरह कण उड़ा के लाती है, जो उसके वेग में थोड़ी सी भी मतलब किसी कारण से बाधा होती है तो ये क्या होते हैं, ये आपके ये वेग को कम कर देती है और धरातल पर ऐसे टीले बन जाते हैं बालुओं के। यही आपके बालू का स्तूप कहलाते हैं, जो आपको डेजर्ट में देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया में कौन सा डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर आते हैं कि छत्रकशिला। पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन निचले भाग को खींच देती है, परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, इसे छत्रकशिला कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पर ये पहाड़ कभी ऐसा रहा होगा, तो जब हवा आई तो उसने क्या किया, पवन ने जो इसकी मिट्टी से चट्टानों से टकराई तो उन्होंने इसका कुरेदना शुरू कर दिया। तो कुरेदते कुरेदते क्या हुआ, उसमें अपरदन होना शुरू हो गया, तो इसने ऐसी शेप ले ली। जब इन्हें ऐसी शेप ले ली तो यही आपका क्या कहलाया, यही आपका छत्रकशिला कहलाया। इसने छतरी की तरह आपका एक रूप ले लिया। फिर हम आता है इसके बाद समुद्री लहरें, ये भी हमारे धरातल पर इफेक्ट डालती हैं। इसी प्रकार समुद्र की लहरें भी समुद्री तटों पर क्या करते हैं, वो टकराती हैं, तो तटों पर जमा मलबा भी अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जाती है। अगर आप कभी समुद्र के पास गए तो आपने देखा होगा कि जो समुद्र का पानी होता है वो काफी स्पीड के साथ आता है और फिर वापस चला जाता है। यही क्या कहलाती है आपकी, यही आपकी बीच कहलाती है। और कभी कभी वे इस पदार्थ को थोड़ी दूर पर जमा कर देती है। लहरों द्वारा कटाव से खड़े कगार और जमाव से समुद्री तटों का निर्माण होता है। ऐसे तटों को पुलिन यानी कि बीच कहते हैं। जैसे कि मुंबई में जुहू बीच है और चेन्नई का ये मरीना बीच आदि पुलिन के प्रमुख उदाहरण है। जो चेन्नई वाला आप देख रहे हैं ये काफी फेमस है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट है और इसी बीच पर ही जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं उनका दाह संस्कार किया जाता है। जो उनकी मुख्यमंत्री थी जयललिता, उनका भी दाह संस्कार यहीं पर ही किया गया था, मरीना बीच पर, जो भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट है।
तो आप कभी घूमे हो तट पर तो आपने देखना कि जो रेत होती है वो ऐसे समुद्र बहा कर लाती है, तो वो जब वापस जाती है तो नीचे से आप ऐसा लगेगा जैसे आपके नीचे से कुछ रेत खिसक रहा है, वही क्या है, वही आपकी बीच कहलाती है। ये कभी कभी अपने साथ में बड़े बड़े पत्थर कंकड़ भी ले आती है और उनको किनारे पर लाकर जमा कर देती है, जैसे कि आपने जुहू बीच पे देखा होगा मुंबई के अंदर। समुद्र की लहरों के तट पर बार बार टकराने से तट का निचला भाग कैसा होता है, वो कट जाता है, लेकिन तट का ऊपरी भाग खड़ा रह जाता है। यह समुद्र की ओर झुक जाता है, जिसको क्लिफ यानी कि क्लिफ फेल यानी कि भरगू कहते हैं। तो इस लेक्चर में हमने कवर किया जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स होते हैं धरातल को चेंजेस करने वाले, उनके बारे में। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे, सबसे पहला आता है इसके अंदर वेदरिंग, जो यानी कि 3 टाइप की होती है, फिजिकल, उसके बाद जो हमारी होती है वो केमिकल, फिर होती है हमारी बायोटिक। फिर हमने इरोजन के बारे में पढ़ा कि जो बरसात का जल जो मिट्टी को बहाकर ले जाता है वो आपका मृदापर्दन कहलाता है। फिर डिपोजिशन जो एक स्थान पर जमा हो जाता है। वेदरिंग में क्या होता है कि वो अपने स्थान पर टिका रहता है। इरोजन क्या करता है, उसको बहाकर ले जाता है, और जब इरोजन कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर उसको जमा कर देता है वो आपका डिपोजिशन कहलाता है। उसके बाद प्रवाहित जल किस तरीके से इफेक्ट डालता है धरातल पर, और जो वी शेप क्या करती बनाता है, जो वो गहरी बन जाती है वो गार्च कहलाती है। उसके बाद वाटरफॉल यानी कि जो मुलायम तट है उसको काट देती है, पानी जो कठोर रहता है उसको थोड़ा सा पास से निकल जाता है। जो संसार का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है वो आपका वेनेजुला एंजल में दक्षिण अमेरिका के अंदर। भारत में जो वाटरफॉल है वो शरावती नदी पर जोड़ है, कावेरी नदी पर आपका शिव सुंदरम है, और नर्मदा नदी पर आपका कपिल धारा और धुआंधार है। जब ये मैदानी भागों में आती है तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हैं, इसको बिशप यानी कि मेंढर कहते हैं। उसके बाद आपका जो संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, यानी कि जब ये समुद्र में गिरने वाली होती है नदियां, तो ये क्या होती है, एक स्थान पर जाकर इनकी स्पीड कम हो जाती है और वहां पर मलबा जमा होना शुरू हो जाता है, इनकी डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, यही आपका डेल्टा कहलाता है। उसके बाद जो भूमिगत जल होता है वो भी सुरंग वगैरह बनाती है पहाड़ी को चीर कर। ऊपर वाला जो छत वाला पार्ट होता है वो स्टेलेक्टाइट कहलाता है, नीचे वाला पार्ट स्टेलेमैग्मा कहलाता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो ये कहलाते हैं हेलिक्टाइट। और जो ये आप ये आकृति देख रहे हैं, इसका जो आकृति बनती है उसे कहते हैं क्रास्ट। हिमानी क्या होती है, जो ग्लेशियर पिघलते हैं ये वी शेप को यू शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आपने पवन के बारे में पढ़ा कि पवन जब मौसमी क्षेत्र में जाती है तो बालिका स्तूप बनाती है, जिसको बालिका यानी कि टीले बना देती है। छत्रक शिला यानी कि नीचे का जो उसका धार है उसको घिस देती है। वो समुद्री लहरें भी क्या होती है, वो धरातल को चेंजेस करती है, वो बार बार नीचे से यानी किसी किनारे तट से टकराती हैं और वापस चली जाती है, इसको बीच कहते हैं। जुहू बीच मुंबई में है, जो भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट है वो चेन्नई मरीना बीच है, और जो इस बात के कारण जो पहाड़ होते हैं वो समुद्र की तरफ झुक जाते हैं, इसको कहते हैं भरगू। तो होमवर्क है आपका कि जो जलप्रपात किस नदी पर है, संसार का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है, वो भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट क्या है। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। ऐसे ही मोर ज्योग्राफी के चैनल देखने के लिए सब्सक्राइब करिए द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।